हे गाइस, आज की क्लास में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है, पूरा एक जो कोड है इसके बारे में पूरा देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, कोड को। ठीक है, कोड को डिफ़ाइन करते हैं। तो कोड को हिंदी में कहते हैं संहिता। अब ये शब्द कोड कहाँ से निकल के आता है? ये जो कोड है इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे बिल। एक बिल लाया जाता है, किसी भी संसद की किसी भी सदन में एक बिल लेके आया जाता है। जब ये बिल पास हो जाता है ये बिल, तब ये बिल बन जाता है एक्ट। ठीक है, ये बिल जब प्रेसिडेंट द्वारा पास तो कर दिया जाता है तो इसको ये बन जाता है फिर एक्ट। ठीक है, और इसी एक्ट, कोई भी लॉ बनेगा उस लॉ के लिए पहले एक एक्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसी एक्ट के बाद एक लॉ निकल के आता है, किसी बात से मतलब किसी भी संबंध से रिलेटेड एक लॉ आएगा। अब यही सोचो कि एक्ट से लॉ निकल के आया है, ऐसे ही कई एक्ट से कई सारे लॉ निकल के आते हैं। ठीक है, मान लो ये लॉ पहला लॉ है, ये लॉ दूसरा है और ये लॉ तीसरा है। अब ये तीनों लॉ किसी एक ही विषय से संबंधित हैं, तो इन्हीं तीनों लॉ को, ये तीन लॉ हैं, इन तीनों लॉ को किसी एक ही जगह पर लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 प्लेस कर दिया जाए। अगर तीनों लॉ को एक ही विषय से संबंधित कई सारे लॉ होते हैं, अगर उनको हम एक ही जगह पर प्लेस कर देते हैं, एक ही जगह पर स्थान दे देते हैं, तब वो एक बन जाता है संहिता। ठीक है, तब वो बन जाता है कोड, संहिता। यहाँ हम समझ सकते हैं कोड का मतलब किसी भी विषय से संबंधित समान कानून, और उन कानूनों को किसी एक जगह पर लाकर रख दिया जाए तो वो बन जाता है कोड। ठीक है, कोड हमने समझा। अब कोड के बाद हम देखते हैं, कोड के बाद हम देखेंगे हमारा ये सिविल कहाँ से निकल के आया है शब्द। ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे सिविल। हमने अपनी रीसेंट क्लास में एक वो देखा था चार्ट, जो रीसेंट क्लास में हमने चार्ट देखा था क्रिमिनल और सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का डिफरेंसेस देखा था। तो इसमें जो चार्ट था, इसमें आया था निकल के क्या क्या चीज़ें निकल के आई थी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, टॉर्ट लॉ अकृत्य होते हैं उनसे संबंधित, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जमीन से संबंधित, कंपनी लॉ जो ये कंपनियां होती हैं प्राइवेट लिमिटेड उनसे संबंधित। इसी में एक था फैमिली लॉ से जो फैमिली लॉ निकल के आया था वो यहाँ से निकल के आया था सिविल। ठीक है, यहाँ सिविल का मतलब है नागरिक। अब यहाँ से तो इस वाली सिविल से तो ये अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन इस सिविल से ये निकल के आ रहा है फैमिली लॉ। ठीक है, फैमिली लॉ निकल के आ रहा है। तो अब हम इसी फैमिली लॉ में से ये शब्द निकालेंगे, सिविल का मतलब नागरिक। फैमिली लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं देखो, मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, मतलब विवाह विच्छेद और विवाह विच्छेद और विवाह, ये भी जैसे ये विवाह विच्छेद है, ये भी विवाह विच्छेद क्या आता है, बस कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, विवाह हुआ दो व्यक्तियों का, इसमें विवाह के बाद दोनों व्यक्तियों का जो तलाक हो गया। लेकिन जो सेपरेशन में क्या होता है, सेपरेशन में तलाक नहीं होता है, लेकिन दोनों लोग फ्री कंसेंट आपसी रजामंदी से दोनों लोग अलग अलग रहने लगते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये निकला। दूसरा क्या निकला, इसमें विवाह हो गया, तलाक हो गया, फिर विवाह विच्छेद हो गया। इसके बाद निकल के आता है एलिमनी। एलिमनी वह रकम होती है जो जब किसी व्यक्ति का तलाक हो जाता है तो पत्नी को मिलता है, ये एलिमनी। ठीक है, एलिमनी के बाद क्या आएगा,
एडप्टेशन। जब विवाह हुआ है तो जो इस जोड़े से जो बच्चे होंगे उन बच्चों को कौन अडप्ट करेगा, किस तरफ रखा जाएगा, उससे रिलेटेड, ठीक है। अब जब एडप्टेशन हुआ है तो फिर सक्सेशन होगा। सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकारी का चयन होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ भी नागरिकों का ही, अच्छा ये बताओ, विवाह होगा तो वो नागरिकों का ही तो संबंध होगा उनसे, यहाँ पे भी एलिमनी नागरिक ही होंगे, एडप्टेशन में भी नागरिक ही होगा, और सक्सेशन भी उत्तराधिकारी जो होंगे वो नागरिक ही होंगे। तो यहाँ से निकल के आता है शब्द नागरिक, ठीक है। ये जो शब्द है ये फैमिली लॉ के अंदर से निकल के आया, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म। अब हम क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने दो चीज़ें देखी, कोड, जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा है, इसको जो वर्ड के हिसाब से हम इसकी अभी शब्द निकाल रहे हैं, ये शब्द हैं इससे अर्थ निकाल रहे हैं, वो क्या है, कोड मतलब संहिता। इसके अंदर क्या था, जो एक ही विषय से संबंधित अलग अलग जगह समान कानून होते हैं। जैसे मान लो कोई एक विषय है, उस विषय से संबंधित कईयों कानून अलग अलग जगह पर स्थित हैं, उन सभी कानून को उठाकर एक जगह समूह में ला के रख देना, वो हो गया कोडिफिकेशन, कोड, संहिता। दूसरा शब्द आता है सिविल। सिविल आएगा किसमें, सिविल लॉ के अंडर में जो पॉइंट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। इसमें से निकल के आया सिविल। फैमिली के अंदर, जो फैमिली लॉ के अंडर में जितनी भी बातें हुई हैं, फैमिली लॉ के अंडर में जो बातें हुई हैं वो नागरिकों से संबंधित हुई हैं, तो नागरिक शब्द यहाँ से निकल आया। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहाँ से आया है, देखो, जो अभी हमारा जो सिस्टम था, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू तो हुआ नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ नहीं है, तो सभी रिलीजन का, सभी धर्मों का अपना अलग अलग कानून होगा। तो हम सबसे पहले सभी रिलीजन के कानून देखते हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ज्यूस लॉ, यहूदी, एंड पर्शियन लॉ, ठीक है। अब देखिए, हिंदुओं का अलग लॉ, मुस्लिम का अलग लॉ, शरीयत कहते हैं, क्रिश्चियन का अलग लॉ, ज्यूस का अलग लॉ, और पर्शियन का अलग लॉ। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। अब अगर यही सभी लॉ, ये सभी लॉ एक जगह ला के रख दिए जाए, ठीक है, मतलब इनमें देखो समानता इतनी तो नहीं ला सकते, जो कि पूर्णतः एब्सोल्यूट समानता तो नहीं आएगी, लेकिन कोशिशें की जाएंगी जो जगह प्रोग्रेसिव समानताएं आ सकती हैं वहाँ लाकर एक यूनिफॉर्मिटी लाना है, ठीक है। तो इन सभी लॉ को एक जगह ला के रख दें तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि विभेद को कम करना, ठीक है, नकारात्मक विभेदों को कम करना। ये नहीं है विभेद, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्म लॉ है, जो सिविल कोड, इसके भी हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे, कुछ जगह इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी चाहिए होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड एक रिजिड तरीके से लाया जाए, नहीं, उसमें भी थोड़े चेंजेस ऐसे होने चाहिए जो इन सभी की जो भी मांगे हैं वो भी पूरी होती रहें, और इन सभी की जो नकारात्मकता है वो भी खत्म हो जाए। वहीं जब ये तीनों चीज़, ये चारों पांचों नियम समान तरीके से स्थित होने लगेंगे तब यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने समझा क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो हमने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके आने से पहले इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी है, ठीक है, इसका इवोल्यूशन, इसका ओरिजिन देखेंगे, ओके। अब हम इसका देखते हैं ओरिजिन। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ओरिजिन देखेंगे और इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है। देखिए, कोई चीज़ समझनी है, समझ लो, किसी एक व्यक्ति को अगर हमें समझना है तो इस व्यक्ति को हम तभी समझ पाएंगे जब इससे पूर्व का, इसी से संबंधित, इसी के रक्त संबंध से दूसरा व्यक्ति का अगर हम भाव समझ चुके होंगे। मान लो ये कोई
ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ये ए है, इसका बी फादर है, ये ठीक है, ये सन है। अगर इस व्यक्ति को हमें समझना होगा तो इससे पहले अगर हम इससे परिचित होंगे तो इससे भली बात हम परिचित हो सकते हैं। इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या, इवोल्यूशन या कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए जो हमारा समान नागरिक संहिता है, इसका अगर हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे एंशिएंट पीरियड में। जो एंशिएंट पीरियड था उस समय ना आईपीसी थी, ना सीआरपीसी थी, ना सीपीसी थी, ना इंडियन एविडेंस एक्ट थे। तो किन आधारों से जो हमारा प्रशासन था, न्याय व्यवस्था थी, किन आधारों से चलती थी, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं एंशिएंट पीरियड में, ठीक है। एंशिएंट पीरियड में वेद और स्मृति के आधार पर चलते थे न्यायिक व्यवस्था हमारी, ठीक है, हमारी भारत के। अब स्मृति में भी अगर हम देखें तो मनु स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, और तीसरा नारद स्मृति। ये 3 मुख्य स्मृति हैं। अगर हम यही स्मृति के बारे में अगर देखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि हम हिंदू लॉ के अंतर्गत पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मेन देखेंगे, ये हमारी 3 स्मृतियाँ हैं। हमारा मुख्यतः मनुस्मृति पर आधारित न्याय व्यवस्था चलती थी, नारद पे चलती थी और याज्ञवल्क्य पे। याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर भी हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरफ जाएंगे, तब इसको अच्छे से पूरी विस्तृत तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये आधार थे हमारे एंशिएंट पीरियड में न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम हमारा इन आधारों पर चलता था एंशिएंट पीरियड में, ठीक है। अब हम किधर चलेंगे, एंशिएंट के बाद चलेंगे मेडिवल पीरियड था। जो मेडिवल पीरियड प्राचीन काल में वेद स्मृति के आधार पर, मेडिवल मध्यकाल में क्या था, एक ये मुगल का काल था, ठीक है। जब मुगल का काल था तो इसकी जो मेन बेस था कानूनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए, वो थी शरीयत कानून, ठीक है। एक मुस्लिम लॉ था शरीयत। और औरंगजेब के टाइम में साफ करते हैं इसको, थोड़ा हम इसको ऊपर रखते हैं, अच्छे से समझ आएगा फिर। जो मेडिवल था, मध्यकाल, इस समय जो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम, ये चलता था शरीयत के आधार पर। ये मुगल काल था, मध्यकाल, ठीक है, मुगलों का काल था। ये मुगल काल में मुस्लिम लॉ शरीयत से चलता था, ये मुस्लिम लॉ है शरीयत, ठीक है, इससे चलता था जुडिशियल सिस्टम। और औरंगजेब का टाइम जब आया तो औरंगजेब ने एक प्रथा चलाई थी, प्रथा नहीं हम कह सकते हैं, ये कानून है। ये भी, ये जिस हिसाब से शरीयत चलता है उसी हिसाब से ये एक फतवा है, फतवा ये आलमगीरी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया था, जो ये था, ये तो क्रिमिनल चलता था, जो क्रिमिनल जो जितने सिस्टम थे क्राइम आपराधिक विधि के संबंध में, वो यहाँ थे। और जो सिविल थे,
सिविल, ये चलते थे फतवाए आलमगीरी से। ठीक है, फतवाए आलमगीरी में 3 होते थे, एक तो नवाब, दूसरा मुफ्ती और तीसरा काजी। काजी से ऊपर मुफ्ती, मुफ्ती से ऊपर नवाब, औरंगजेब थे। ठीक है, इस आधार पर चलता था हमारा सिविल लॉ मध्यकाल में। अब हम चलते हैं और आगे। इससे आगे हम चलेंगे जब तीसरे पे, आधुनिक काल पे। ठीक है, मॉडर्न। एंशियंट पीरियड में तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम था वो चलता था वेद स्मृति से। मेडिवल में चलता था शरीयत, मुगलों का काल था, और फतवाए आलमगीरी एक और कानून था, वो था औरंगजेब का टाइम का। ठीक है, उससे अब हम चलते हैं अपने मॉडर्न और आधुनिक काल में। 1765 का समय था, जो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने सिविल राइट्स खरीद लिए थे। ठीक है, परचेज कर लिए थे, या कह सकते हैं होल्ड कर लिए थे। सभी सिविल राइट्स इसने होल्ड कर लिए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन क्रिमिनल में ये अभी उभर के नहीं आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लेकिन 1772 में एक जुडिशियल प्लान आया। 1772 में जो जुडिशियल प्लान आया, इसमें क्या हुआ? जुडिशियल प्लान में जो क्रिमिनल लॉ था, देखिए हम जो ये पढ़ रहे हैं पूरी जो इवोल्यूशन इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से, इसमें क्या है आगे चल के, अभी तो हम पूरा देख रहे हैं तीनों मुस्लिम और हिंदू दोनों का, और भी अन्य जो धर्म है उनसे संबंधित। ठीक है, लेकिन ये बहुत एक पृष्ठभूमि है। इसी के बाद उभर के आएगा हिंदू बिल कोड। ठीक है, HBC वो बहुत मेन बेस है इसके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ठीक है, अभी हमको लग रहा होगा कि ये चीज़ें इसमें क्या इसका काम है, नहीं, इन्हीं से निकलते हुए हम आगे चलते जाएंगे, तभी वो आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, जो आज का जो समय है, और लगता है 2-3 साल में और रहेगा, उसमें ये बहुत मेन मुद्दा उभर के आएगा। ठीक है, और उसके लिए हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत छोटी चीज़ है, आर्टिकल 44 में है। ठीक है, सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता, बहुत सिंपल है। ठीक है, समझने के लिए, लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये समझना है। तो हम कहाँ थे? हाँ, 1772 में जुडिशियल प्लान आया। इसमें क्या था? जो क्रिमिनल लॉ था, सभी जो क्रिमिनल अपराध हैं वो किसके जरिए चलेंगे? शरीयत। ये चेंजेस हुए हैं इसमें थोड़े। सिविल चलेंगे, जो सिविल होंगे, सिविल चलेंगे हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। मतलब इन्होंने कहीं तक यहाँ से एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने के लिए प्लान बना के रख दिया था। जुडिशियल प्लान 1772 में जो था, हिंदू और मुस्लिम तो इसमें बंटवारा कर लेंगे सिविल में। जो सिविल की जो कार्रवाई होंगी वो हिंदू का हिंदू लॉ से चलेगा और मुस्लिम का मुस्लिम लॉ। लेकिन क्रिमिनल में जो शरीयत था ये बहुत भयावह था, इसकी सबसे स्थिति निर्दयी थी। यही सबसे बड़ा मैन आगे चल के निकलेगा, इसी का पूरा क्लैश होगा। अब क्या होता है 72, फिर 72 के बाद 73 का जो टाइम था, यहाँ तो रेगुलेटिंग एक्ट आ ही गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी प्रावधान हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी प्रावधान हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद एक आएगा, ये तो हो गई मॉडर्न तक की। मॉडर्न के बाद (1828 से 1835) का एक
लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय आएगा। ठीक है, इनके समय लॉर्ड विलियम बेंटिक प्लस राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर एक बहुत ही लाभदायक और एक अच्छा कार्य किया। उन्होंने क्या किया, 1829 में सती प्रथा का अंत किया। देखो, कागजों में तो इस प्रथा का अंत हो गया 1829 में, लेकिन जो भी प्रथाओं का अंत कागजों में किया जाता है वो लगभग 50 से 100 साल ले लेती है व्यवहारिकता में लाने के लिए। ठीक है, ये नहीं है 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हो गया, अंत हो गया तो वहीं से ख़त्म हो गया, नहीं, 100 साल तक प्रथाएं चलती रहती हैं। तब जाकर जब ये नियम का कड़ाई बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तब ये उन्मूलन पूर्णतः हो पाता है। ठीक है, इन्होंने ये किया। इससे क्या होता है, सती प्रथा का उन्मूलन क्यों जरूरी था। मानो एक मैन है, एक वूमेन है, मेल है या फीमेल कह लो, ठीक है, ये है 60 साल का। प्राचीन काल में तो, और जो ये समय था प्राचीन, ये तो भी आधुनिक था, लेकिन और भी पहले का था, उसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ये 60 साल का है, ये है मान लो 35 साल की, ये 5 साल बाद 65 पे ख़त्म हो गया, उस टाइम ये आ जाएगी 40 पे, तो ये इसकी तो उम्र हो गई, लेकिन इसकी तो अभी जाने की उम्र है नहीं है, तो यही एक डिमेरिट थी इसकी। ठीक है, सती प्रथा की सबसे बड़ी डिमेरिट तो यही थी कि देखिए इसने तो अपनी जीवन जी लिया, इसका तो अभी जीवन बाकी है। और दूसरा डिमेरिट क्या था कि एक समय में जब इसकी मृत्यु आई है तो ये क्या कोई मैंडेटरी है कि दूसरा बेमतलब जाए, इसलिए इसका उन्मूलन आवश्यक हुआ। ठीक है, और इसमें राजा राम मोहन रॉय का, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी अच्छा साथ दिया, जो कि ये कानून आया। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो लॉ कमीशंस बने हैं, उन लॉ कमीशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ कमीशन था, लास्ट पे हम लोग वहीं पहुंचेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, लेकिन इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ने के लिए जो एक्ट आएंगे, इनको आप सिर्फ सुन सकते हैं और यहाँ लिखे देख सकते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए इसको बहुत जरूरी है समझना। तो जो सबसे पहला लॉ कमीशन था, लॉ कमीशन, ये था लॉर्ड मैकॉले के टाइम का, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले का समय था ये 1834 का। इसमें क्या होता है, जो आईपीसी ड्राफ्ट कर दी गई थी, देखो इस जो ये पहला लॉ कमीशन बोर्ड था, जो लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले, आईपीसी ड्राफ्ट हो गई, इसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता। इसको हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में समझा चुके थे। भारत के अंदर जो भी अपराध होंगे उनकी एक जगह पर लिखा होगा, संहिता को जोड़, संहिता में एक जगह पर, ठीक है, वो हो जाती है भारतीय दंड संहिता। ये तो जो ड्राफ्ट था 1834 का था, लेकिन ये वाला आज हमारा मान्य नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे कौन सा हमारा मान्य है और कैसे कैसे निकल के आया है। ठीक है, पहला ये। दूसरा शब्द यहाँ निकल के आएगा लेक्स लोकाई। ये लॉ लैंग्वेज है, या कह सकते हैं लैटिन लैंग्वेज। लॉ लैंग्वेज में लेक्स लोकाई या लॉसाई भी कहते हैं, किसी किसी जगह कोई लॉसाई कहता है, कोई लोकाई कहता है। का बहुत मतभेद रहा है हमारे हिंदुओं में इंग्लिश के संबंध में। ठीक है, अब जो लेक्स लोकाई का मतलब हम यहाँ समझ लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड। और जो यहीं से एक इसको समझने के लिए लॉ ऑफ लैंड को हम एक दो चीज़ों को स्पष्ट कर देते हैं।
पर्सनल लॉ, ये बहुत बार सुना होगा, मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है, ठीक है, हिंदू लॉ भी पर्सनल लॉ है हिंदुओं का, और एक लेक्स लोकाई, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, दो ट्राइब हैं, ट्राइब 1, ट्राइब 2। मान लो जो ट्राइब 1 है, यहाँ की ज़मीन अच्छी है, ज़मीन अच्छी है तो खेती अच्छी होती होगी, खेती अच्छी होगी तो उनके पास खाने पीने के संपन्न हैं एकदम, ठीक है, संपन्न हैं। तो यहाँ पर मान लो बायोगेमी सिस्टम चल रहा है। बायोगेमी मतलब एक व्यक्ति दो महिलाओं से शादी कर सकता है, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनकी ज़मीन खराब है, इनके पास ज़मीन भी कम है, तो जितने ज़्यादा ये विवाह करेंगे तो वही है प्रथा चलेगी, तो वही बच्चों मतलब जनसंख्या बढ़ेगी, तो आगे चलते चलते ज़मीन कम हो जाएगी। यहाँ मोनोगेमी है, सिर्फ एक विवाह, ठीक है। दूसरा ये बायोगेमी हो गया, ये मोनोगेमी हो गया। यहाँ जो सपिंड है मतलब शादी करने के रिश्ते, मान लो यहाँ पर सिर्फ भाई और बहन, इनको छोड़कर किसी से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन इस ट्राइब में भाई बहन यहाँ शादी नहीं कर सकते, भाई बहन। दूसरा यहाँ पिता के 5, माता के 3 पीढ़ियाँ, माता की 3 पीढ़ियाँ, इनमें शादी नहीं कर सकते, ठीक है। एक ट्राइब 1 है, एक ट्राइब 2, यहाँ बायोगेमी है या मोनोगेमी है। इस वाली ट्राइब में सपिंड भाई बहन से सिर्फ शादी नहीं कर सकते, यहाँ भाई बहन से नहीं कर सकते, पिता माता की 5वीं और 3री पीढ़ी से नहीं कर सकते। अब मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ चला गया, तो यहाँ पर इनके नियम चलेंगे या इनके, यहाँ पर ना इनके चलेंगे या इनके चलेंगे, यहाँ चलेगा लेक्स लोकाई, जो यहाँ की भूमि पर नियम होगा वो चलेगा। और यहाँ से अगर कोई यहाँ आ जाता है तो यहाँ की भूमि पर चलेगा लेक्स लोकाई। और जब ये अपनी ही ट्राइब में रहेंगे तो इनका पर्सनल लॉ चलेगा, और जब ये अपनी ट्राइब में होंगे तो ये पर्सनल लॉ चलेगा। समझ गए, ये होता है पर्सनल लॉ और लेक्स लोकाई, लॉ ऑफ लैंड में अंतर। यहाँ हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो हमारा 1834 में पहला लॉ कमीशन आया था, अब दूसरा हम देखेंगे। ये सिर्फ इवोल्यूशन चल रहा है, जब हम हिंदू कोड बिल पर पहुंचेंगे, हिंदू कोड बिल पर पहुंचेंगे तब यूनिफॉर्म सिविल कोड की कुछ झलकें दिखना स्टार्ट होंगे, ठीक है। लेकिन लॉ कमीशन पढ़ना भी क्यों जरूरत है, क्योंकि लॉ कमीशन के अंदर ही एक्ट निकले थे, और उन्हीं एक्टों से क्या कहते हैं जो कोड वगैरह हैं आईपीसी की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, फैमिली लॉ की, ये निकल के आई हैं। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक वो नहीं समझ में आएगा। तो हम देखते हैं अब सेकंड लॉ कमीशन अपना। सेकंड लॉ कमीशन ये हमारा आया था 1853 में। ये किसके समय का है, जॉय रोमिली, इनके समय का है ये, ठीक है, 1853 का जॉय रोमिली। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 3 1859, 1860 और 1861। अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आए, क्या ऐसा कोई प्रश्न आए कि बताइए जो सेकंड लॉ कमीशन था, आपका लॉ कमीशन का आप ईयर भी दे दे, आपका पहला क्वेश्चन तो वहीं उसने क्वेश्चन में ही आंसर खराब कर दिया, क्योंकि आप ये सोचो कि लॉ कमीशन हमने याद कर लिया 1853 में है सेकंड, लेकिन वो कह दे कि लॉ कमीशन जो कि 1853 में पारित हुआ था उसमें कौन से एक्ट निकल के आए थे। तो हमारा यहाँ से आएगा 1859 सिविल प्रोसीजर एक्ट, ठीक है। 1860 में इंडियन पेनल एक्ट, तीसरा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ठीक है। ये 3 निकल के आए 1859, 1860, 1861, और इन्हीं एक्ट से ये यहाँ चेंज होते गए कोड में, CPC, IPC एंड CRPC।
जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये आया सिविल प्रोसीजर एक्ट 1859 से निकलकर। इंडियन पैनल एक्ट है वो इंडियन पैनल कोड है वो इंडियन पैनल एक्ट से 1860 में निकल के आया। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट से निकल के आया 1861 में। ठीक है, ये हमारी कौन सी लॉ कमीशन सेकंड था जो 1853 जॉय रोमली के समय का, उसके समय ये 3 कानून निकल के आए। अब हम इसके बाद और आगे चलते हैं, अब चलते हैं इसके बाद तीसरे थर्ड लॉ कमीशन। जो थर्ड लॉ कमीशन था ये जो थर्ड लॉ कमीशन था ये आया था सर हेनरी मैन। ये ग्रेट प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। हालांकि जब ये लॉ कमीशन आया तो इनको यहाँ बुलाया गया, इनकी ऐसी स्थिति नहीं थी आने लायक, मतलब भौगोलिक स्थिति, मतलब वहाँ का मौसम, यहाँ के मौसम के हिसाब से उनकी, लेकिन जब ये यहाँ आए और रहे तो इन्हें हमारे भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये 8 साल एक्स्ट्रा और रुके हैं फिर। तो इनने क्या किया है, ये आया था हमारा 1861। ठीक है, 1861। इनके समय में 1871, 1872, 1873 इनके समय में क्या क्या निकल के आया है। सॉरी, ये दोनों 72 के हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकल के आया, टॉर्ट एक्ट निकल के आया, और तीसरा निकल के आया ओथ एक्ट। ठीक है, और यही 1873 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट निकल के आया 1873 में। ठीक है, जो कि आगे जाके चेंज हो जाएगा किसमें, ये भी मिल जाएगा जाके हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा लॉ तीसरा था। ये तो हमारा हो गया, तीनों लॉ कमीशन हो गए। अब इसके बाद अब हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, जो हम कह सकते हैं बहुत ही, खैर जहाँ तक हमने पढ़ा है ये भी ज़रूरी है, ये नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा, और ये नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या फ़ायदा है डायरेक्ट इसको ये 3 शब्द समझने का। अब हम चलते हैं हिंदू कोड। ठीक है, हिंदू सिविल बिल। हिंदू सिविल बिल नहीं, सॉरी, हिंदू कोड बिल। सिविल तो यहीं पे डिफाइन हो गया, जैसे शब्द हिंदू आ गया। ठीक है, ये समय है 1941 का, 1941। जो ये हिंदू कोड बिल है ये लाया गया किन के द्वारा, B.N. राव। ये कौन थे, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा, उसके एक ये मेंबर थे। B.N. राव के बारे में इतना अच्छे से नहीं बताया गया है, लेकिन जो ये B.N. राव हैं, डॉक्टर अंबेडकर पहले नंबर पे हैं अगर, तो ये सेकंड नहीं, ये समकालीन ही हैं उनके इंटेलिजेंसी में उस समय के। ठीक है, लेकिन इनको इतना उभार के नहीं लाया गया है। हालांकि एक बार अंबेडकर साहब ने कहा भी है, जब अंबेडकर साहब को जो ये ड्राफ्टिंग का पूरा श्रेय दिया गया था, तब उन्होंने कहा था ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, इसमें B.N. राव साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, B.N. राव का आज हम देखते हैं। जो B.N. राव सबसे पहले, जब ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। इससे पहले ये जो वर्मा, आज का म्यांमार,
वर्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके भी असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। वर्मा का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनकी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ठीक है, उसके भी ये मेंबर थे। उससे पहले ये यूएन के मेंबर थे, यूनाइटेड नेशन के, इसके भी मेंबर थे ये। और इंटरनेशनल कोर्ट उसके भी मेंबर रह चुके हैं ये, इसलिए ये बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं ये। लेकिन उन्हें इतना उभर के ये नहीं आ पाए क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है, लीडरशिप इज इन मैन फ्रंट। जो लीडर होगा वो मैन फ्रंट पे रहेगा, उसके पीछे सदस्य भले ही कितने बढ़िया हों, कितने विज्ञानी हों, वो उभर के नहीं आ पाते। वही स्थिति की वजह से BN राव थोड़े डाउन रहे, स्टक डाउन रहे, ठीक है। जो हमारा ये हो गया हिंदू कोड विल 1941, यहाँ तक ये जो विल था इसको हेड कर रहे थे BN राव। BN राव हेड कर रहे थे हिंदू कोड विल। अब जब हिंदू कोड विल जब आया है तो अभी ये पास तो हुआ नहीं है, सिर्फ बिल आया है। जो बिल आया है इस पर काफ़ी मतभेद हुए। अब उस मतभेद में इस बिल का किसने विरोध किया, किसने पक्ष दिया, वो देखेंगे हम। उससे पहले हम देख लेते हैं, जब बिल आया है तो एक कमीशन भी बनेगा, हिंदू लॉ कमीशन बना। हिंदू लॉ कमीशन बना। जब भी कोई कमीशन बनता है तो उसकी जो रिपोर्टें आएंगी तो वो किस आधार पर आएंगी, तो एक कमेटी होती है, ठीक है, स्पेशलिस्ट कमेटी कह सकते हैं इसको हम। इसी कमेटी के जो हेड थे वो थे अंबेडकर साहब। ये कमीशन, बिल आया 1941 में, कमीशन आया 1944 में। अंबेडकर साहब इसके हेड थे। अंबेडकर साहब ने सुझाव दिए अपने अपने कि इस हिंदू लॉ कमीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, क्या क्या होना है, क्या हटना है, क्या प्रोग्रेसिव जोड़ना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई, ये तो अभी भी ये आज की जो करंट पीरियड में जब भी कोई बिल आता है तो कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। उस समय जब ये हिंदू कोड बिल आया था तब भी इसके पक्ष विपक्ष में थे। तो इनके पक्ष और विपक्ष देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तीसरे पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, चौथे JB कृपलानी साहब, ठीक है। जो ये बिल था हिंदू कोड बिल, इसके जो विपक्ष में थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, JB कृपलानी, ठीक है। लेकिन इसके जो पक्ष में थे वो कौन थे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ठीक है। ये लोग विपक्ष में थे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्ष में थे। लगभग इस पर इतना विवाद हो गया, इस बिल पर इतना विवाद हो गया, जो कि बाबा साहब अंबेडकर को बहुत ही निरंकुश व्यक्ति की तरह, मतलब एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल झकझोर टाइप होकर, वो इतने परेशान हो चुके थे इस बिल से, उन्होंने वो सॉरी बिल से नहीं, इस मतभेद से, तो उन्होंने एक रिश्त में आकर रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन दे दिया, किससे रिज़ाइन दे दिया, एक तो ये हेड थे, दूसरा ये लॉ मिनिस्टर और थे, ठीक है, जो अंतरिम सरकार थी उसके लॉ मिनिस्टर थे। इन्होंने सितंबर 1950 इस समय आके इस्तीफा दे दिया कि मैं कानून मंत्री नहीं रहना चाहता, ना मुझे इस कोड बिल का
अध्यक्षता करनी है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ तक भी बात कह दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो हम कैसे कह सकते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान है उन पर कुछ कानून बन सकते हैं जब इसी स्थिति में, आज की स्थिति में जब ये सरकार जनता द्वारा नहीं चुनी गई है तब की ये स्थिति है, आगे चल के क्या होगा। तो इसी की वजह से उन्होंने दे दिया 1950 में रिजाइन दे दिया। फिर क्या होता है, अब देखिए 1950 के आते आते सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो एक लॉ मिनिस्टर बने परतसवार नाम के व्यक्ति को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। अब लॉ मिनिस्टर बनाया गया तो ये तो अब जा ही चुके हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया किसी ने, हालांकि यहाँ तक अभी बिल पास नहीं हुआ है। 1950 में रिजाइन देने के बाद परतसवार को लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। अब स्थिति कहाँ पहुंची, देखिए जो अंबेडकर साहब थे वो तो जा चुके, यहां से हट चुके। अब ये बन गए, ये आ गए नेहरू साहब की संबंध में रहते थे, तो मतलब उन्हीं के हिसाब से चलने वाले। उन्होंने सोचा कि अब कुछ हो सकता है, अब ये हमारा बिल आगे जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, तो वो भी विरोध इतना नहीं कर सके। और अंबेडकर साहब थे, इनकी वजह से जो क्लैश हो रहा था ये भी हट चुके हैं, ठीक है, ये भी हट चुके हैं। अब राजेंद्र प्रसाद बचे हैं। राजेंद्र प्रसाद को तो एक राष्ट्रपति हैं, तो उनको वैसे भी मौक कर दिया जाएगा। आज की भी स्थिति हमारी है जो राष्ट्रपति मौक ही है बिल्कुल। अब क्या होता है, यहाँ से हो गया तो नेहरू को क्या सुझाव दिया किसी ने, नेहरू को सुझाव दिया कि अगर आप सबसे पहले तो जो सरकार बनी है अंतरिम, वो जनता द्वारा तो बनी नहीं है। मान लो जनता भी भड़क जाए, जनता कहे कि हमसे तो कोई राय नहीं ली, जब हमने सरकार ही नहीं बनाई, हमसे राय नहीं ली, आपने इतना बड़ा हिंदू कोड बिल ला के रख दिया। उन्होंने कहा थोड़ा रुकिए, इस कोड को HCB हिंदू कोड बिल को नेहरू जी ने एक मैंडेट में पारित कर दिया संकल्प पत्र में, ठीक है, संकल्प पत्र। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं हिंदू कोड बिल को लेके आऊँगा, इसको एक्ट बनाऊँगा। इन्होंने ये चेक किया कि अगर ये जनता चाहेगी तो मेरी सरकार बनेगी, और अगर सरकार बनेगी तो ये कोड बिल बनेगा। अगर जनता नहीं चाहती होगी इस कोड बिल को बनाना तो मेरी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बहुत अच्छे बहुमत से नेहरू जी की प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है, PM बनाया गया इन्हें। तब ये कोड बिल आया। अब हिंदू जो ये कोड बिल था इसको हम बांटते हैं, इसके अंदर क्या था। हिंदू कोड बिल पास हुआ, हिंदू कोड बिल, इसके अंदर 4 चीज़ें थी। सबसे पहला जो हिंदू कोड बिल 1941 का था, ये 1941 काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब दोबारा प्रधानमंत्री बने हमारे नेहरू जी, तब इस बिल को लेके आ पाए। अब इस बिल के अंदर 4 सब पॉइंट थे, वो क्या थे। आज ये टॉपिक काफ़ी बड़ा होगा। आज हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, ये पहला हो गया।
ये हिंदू मैरिज वाला हो गया। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया। उत्तराधिकारी एक्ट 1956, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम। थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको हम। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, अभी हम इसको हिंदी में ही समझाएंगे। तीसरा हिंदू गार्जियन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और चौथा हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू एडप्टेशन एक्ट। ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट मतलब हिंदू विवाह अधिनियम, ये है 1955 का। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ये है 1956 का। हिंदू, इसको क्या कहते हैं, अभिभावक अधिनियम एवं देखरेख मेंटेनेंस 1956 का। और ये हिंदू एडप्टेशन 1956 का ये भी। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हिंदू मैरिज एक्ट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट को। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो इसमें डिफाइन किया गया किस चीज़ को, हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है। सबसे पहले हम यही तो पता करेंगे, जब मैरिज एक्ट है, मैरिज किसकी, हिंदू की। अब हिंदू है कौन है वो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है क्या, हु इज हिंदू। अब हिंदू को सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन हिंदू में आता है। जैन, बुद्ध, सिख, ये हिंदू में आते हैं। दूसरा मुस्लिम, यहूदी, ज्यूज एंड क्रिश्चियन एंड पारसियन, ये हिंदू में नहीं आते हैं। ठीक है। तीसरा लिंगायत और वीरशैव, दक्षिण के ये संप्रदाय हैं, ये भी हिंदू में आते हैं। ठीक है, ये हो गए और ये हो गए। अब इसके बाद हम ये तो हमें यहाँ हिंदू पता लग गया किस चीज़, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या चीज़ आती है। हु इज हिंदू, हिंदू का वर्णन दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। दूसरा मैरिज, मैरिज एक्ट है तो मैरिज से संबंधित। उसके बाद मैरिज के बाद आएगा डिवोर्स से संबंधित आएगा। उसके बाद सेपरेशन से आएगा, ये वही फैमिली लॉ से निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद सेपरेशन आएगा। इसके बाद एलिमनी आएगा। एलिमनी के बाद आएगा एलिमनी तक आ गया है। एडप्टेशन भी आ सकता है इसी में ही, एक तो एडप्टेशन उसमें आएगा, लेकिन मैरिज के लिए भी एडप्टेशन आएगा। ये चीज़ें हैं, ये तो आ गई हिंदू की मैरिज एक्ट में। ठीक है। सपिंड, सबसे मेन चीज़ सपिंड आएगी इसमें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सपिंड का मतलब क्या होता है, सपिंड का मतलब होता है वह संबंध जिनमें हम विवाह कर सकते हैं, वह संबंध जिसमें एक लड़की दूसरे लड़के से शादी करती है, वो किस संबंध में होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए। सपिंड में
जो हिंदू का है, हिंदू का मेल फीमेल, ब्रदर सिस्टर नहीं होनी चाहिए। ये हमने अभी पहले, ये तो हमने पढ़ ही लिया है सपिंड का। जो मातृपक्ष होगा, मातृपक्ष, इसमें 3 पीढ़ियाँ, और पितृपक्ष इसमें 5 पीढ़ियाँ। मतलब जो सपिंड है उसमें ये बताया गया है, जब लड़का लड़की शादी करेंगे तो सबसे पहले तो वो सगे भाई नहीं हो, रक्त संबंध का खून ना हो, रक्त खून का संबंध ना हो। दूसरा, वो अपने पिता की 5 पीढ़ियों तक किसी संबंधी, पिता की तरफ की 5 पीढ़ियों के रिलेशन में शादी नहीं कर सकती है, कर सकता है, कर सकती है। अपनी माता की 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकता है, कर सकती है, जो संबंध में हो। ये सपिंड में आता है। ये तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है 1955। अब इसके बाद हम चलते हैं सक्सेशन की तरफ। सक्सेशन में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो 1956, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट शब्द निकल के आएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, इसमें हम देखेंगे जो हमारी याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इसमें उत्तराधिकार का किस बिंदुओं से अलग अलग तरीके से उत्तराधिकार तय किए हैं। जो हिंदू स्मृति है इसमें एक तो है, एक तरफ इधर मिताक्षरा, मिताक्षरा, ठीक है। दूसरा है दयाभाग। ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो उत्तराधिकार अधिनियम है हिंदुओं का 1956, इसका जो एक आधार बनाया गया है वो है, ये उस समय की स्थिति है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी है नहीं है, तो हमारा इसी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से हमारा उत्तराधिकार तय होता है। तो ये याज्ञवल्क्य, प्राचीन समय से एक याज्ञवल्क्य नाम की स्मृति है, उसके अंदर जो वर्गीकरण दिया गया है उसी के आधार पर आज हम हिंदुओं का उत्तराधिकार चयन होता है। इसके अंदर 2 वर्गीकरण में, इसके अंदर जो वर्गीकरण होता है उसमें 2 आते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण के लिए होता है साइड, एक होती है मिताक्षरा, दूसरी होती है दयाभाग, ठीक है। जो दयाभाग है ये इस तरफ कह सकते हैं हम बिहार आसाम साइड, या बंगाली भी कह सकते हैं, ठीक है। बिहार नहीं, बंगाली कहते हैं इसको, बंगाल और आसाम की साइड की है। और जो मिताक्षरा है जो प्रचलन है इसका किधर है, मिथिला, मतलब बिहार कह सकते हैं, इसीलिए हमने वहाँ बिहार हटाया। दूसरा वाराणसी, ठीक है। तीसरा क्या कहते हैं, मुंबई कह लो या बॉम्बे कह लो, मुंबई कह लेते हैं, उस समय बॉम्बे था। और चौथा द्रविड़, मतलब मद्रास। इन स्थानों पर तो मिताक्षरा चलती थी और इन स्थानों पर दयाभाग। अब हम समझेंगे मिताक्षरा का जो उत्तराधिकारी है वो कैसे चयन होता है, और दयाभाग में उत्तराधिकारी कैसे चयन हो सकता है, जमीन का उत्तराधिकार कौन किसके पास रहेगा। जो इस साइड मिताक्षरा में है और दयाभाग, दोनों में जमीन का जो उत्तराधिकारी है वो पुत्री होगा, इधर भी पुत्र होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है अंतर, यहाँ जमीन का भी वर्गीकरण कर दिया गया है जो कि वहाँ पर नहीं है। यहाँ जमीन का कैसे वर्गीकरण किया गया है, अर्जित जमीन, दूसरा पैतृक, और तीसरा अन्य। अर्जित जमीन कौन सी जमीन है,
जो मानो ए नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी जीवन काल में जो भी कुछ कार्य किया है, कमाई की है, उससे ज़मीन खरीदी है उसने, वो तो हो गई अर्जित। मानो ए व्यक्ति है यहीं पर, उसके पिता हैं एक्स, इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी ज़मीन इसके पास आई, ए के पास, तो वो हो गई पैतृक। और दूसरा अन्य, मानो उसे उसकी माँ की तरफ से ठीक है ज़मीन मिली, वो आ जाएगी अन्य में, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ज़मीन है, पैतृक। अब अर्जित में और पैतृक में, अन्य में क्या अंतर है? अर्जित जो ज़मीन है, अर्जित ज़मीन, इस ज़मीन को वो किसी भी एनजीओ और किसी भी अन्य संस्था हो उसको दान दे सकता है इस ज़मीन को। लेकिन जो पैतृक ज़मीन है वो किसी को दान नहीं दे सकता, वो उसके एक्स को ही मिलेगी, सॉरी उसके बच्चे, उसके जो उत्तराधिकारी लड़का, पुत्र है या पुत्री, उसको ही मिलेगी, ठीक है। ये हो जाता है। और अन्य में तो है ये उसकी माँ की ज़मीन है, किसी को नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी। और इसमें कोई ही प्रावधान नहीं है, इसमें सिर्फ पुत्र को मिलेगी। तीसरा इसमें मेन अंतर क्या है? यहाँ पर तीसरा मेन है वो ये है, यहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन का बंटवारा किसी जन्म से, जो ज़मीन के बंटवारे का अधिकार होगा वो जन्म से होगा व्यक्ति का। मानो व्यक्ति आज जन्मा है तो वो उसके पास अधिकार है, वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार ले। लेकिन यहाँ क्या होता है? पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। ये हो गया दयाभाग और मिताक्षरा में अंतर। हमारा जो हिंदू सक्सेशन है ज़्यादातर इसी के आधार पर है, ठीक है। हमारा जो उत्तराधिकारी हिंदुओं में जो चयन होता है वो मिताक्षरा में ही है, ठीक है। ये हो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया। अब इसके बाद हम हिंदू छोटे छोटे ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं समय लगेगा। गार्जियन एंड माइनॉरिटी, मेंटेनेंस नहीं, माइनॉरिटी कहते हैं इसको। इसमें जो ये है 1956 का, ये भी, इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक तो ये बताया गया है 18 वर्ष से कम का व्यक्ति माइनर रहेगा, ठीक है, माइनर रहेगा। और 18 से ऊपर का होगा वो मेजॉरिटी में आ जाएगा। अब मानो माइनॉरिटी के समय में जो गार्जियनशिप है वो सबसे पहले तो ए अगर सन है और बी फादर है तो गार्जियनशिप इसके पास रहेगी, ठीक है। मानो फादर की मृत्यु हो गई है तो इसके बाद आ जाएगी मदर की। और मानो कि दोनों ही नहीं है अगर, तो बाई कोर्ट, बाई जुडिशियल सिस्टम एक इसका गार्जियन सिलेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है, जो एक कोर्ट द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। ये कहता है हमारा गार्जियन एवं माइनॉरिटी एक्ट। अब इसी के बाद जो लास्ट है वो हो जाता है एडप्टेशन। हिंदू एडप्टेशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस सब पे ज़्यादा जोर देना है। एडप्टेशन मतलब एडप्ट करना बच्चे को, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स हैं अगर उनके पास नहीं है बच्चा या उस स्थिति में नहीं है बच्चे के लायक, बच्चे करने के लिए कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो बच्चे को एडप्ट कर सकते हैं। सबसे मेन बात इसमें क्या है, ये राइट जो ये हिंदू एडप्टेशन और मेंटेनेंस एक्ट है जो 1956, ये सिर्फ हिंदुओं में ही पास हुआ है और जो मुस्लिम, पर्शियन, ज्यूस एंड क्रिश्चियन है उसमें नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ हिंदुओं के पास है ये राइट, ठीक है। अब जो एडप्ट तो करने का दिया है इसमें, लेकिन कुछ कंडीशन से अप्लाई होंगी।
क्या कंडीशन, अगर कोई हिंदू कपल है, हिंदू पेरेंट्स हैं, तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, अडॉप्ट किया गया व्यक्ति, सॉरी बच्चा, और जो अडॉप्ट कर रहा है उसके बीच में 21 ईयर्स का, कम से कम 21 का तो अंतर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर पहले से किसी पर एक लड़का है और अगर वो लड़की किसी अन्य लड़की को अडॉप्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो कर लेगा, लेकिन वो लड़के को ही अडॉप्ट करना चाहता है तो वो इस एक्ट में कंडीशंस में है कि वो नहीं कर सकता है, ठीक है। और तीसरा, मैं अडॉप्ट करते समय आपको अपनी इनकम भी दिखानी पड़ेगी कि आप इस बच्चे के लायक हैं क्या नहीं है इसको अडॉप्ट करने के लिए। इसमें 3 चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले एज 21, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर बॉय है तो आप बॉय को नहीं कर सकते, बॉय है तो गर्ल को कर सकते हैं, गर्ल है तो गर्ल को नहीं कर सकते, और गर्ल है तो बॉय को कर सकते हैं एडॉप्ट, ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन वेरी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये होता है। अब यहीं पे हम देखते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में देखते हैं, मेंटेनेंस का मतलब भरण पोषण कौन देगा, किस पे कौन किसका कौन भरण पोषण उठाएगा, वाइफ का, हस्बैंड, ठीक है। पेरेंट्स जब सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाएंगे तो उसका सन उठाएगा, और सन नहीं है तो डॉटर उठाएगी, ठीक है। और चाइल्ड